गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तर की सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। इस गुलाम वंश में पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिनका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थी, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया या फिर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी या फिर डी मीनार। तो इसका राइट आंसर है मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयाउद्दीन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है सी गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर या फिर डी लखनऊ थी। इसका राइट आंसर है ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ए उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। बी पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। सी बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्रु से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु होगी। तो इसका राइट आंसर है डी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया या फिर डी मुइजुद्दीन गौरी। तो इसका राइट आंसर है बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम युद्ध शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ए नसरुद्दीन मोहम्मद, बी इल्तुतमिश, सी आराम शाह या फिर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है बी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ए आगरा, बी लाहौर, सी बदायूं या फिर डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है डी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ए आराम शाह, बी बलबन, सी इल्तुतमिश या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है सी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया या फिर डी बलबन। इसका राइट आंसर है बी इल्तुतमिश। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उससे विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? ए मोहम्मद गौरी को, बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी बलबन को या फिर डी इल्तुतमिश को। तो इसका राइट आंसर है डी इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीवी, सी दुर्गावती या फिर डी नूरजहां। इसका राइट आंसर है ए रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री से संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या फिर डी ऐबक। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी बलबन या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर है बी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर है सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? ए खासुल खान, बी एसुगई, सी तेमुचिन या फिर डी ओंगदी। तो इसका राइट आंसर है सी तेमुचिन। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए एवाज, बी नसरुद्दीन मोहम्मद, सी अली मर्दान
या फिर डी मलिक जानी। इसका राइट आंसर है डी मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए अफगानों का, बी मंगोलों का, सी तुर्कों का या फिर डी अरबों का। इसका राइट आंसर है सी तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था? जलालुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन या फिर डी कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर है सी गयासुद्दीन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की वागडोर संभाली। उसे उलुगु खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्वरी तुर्क था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है बी बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है बी बलबन ने। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें ए और आर, दूसरे को आर कहा गया है। ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बी, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या नहीं है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ए तूतीय हिंद, बी कैसरे हिंद, सी जिले इलाही या फिर डी दीन इलाही। तो इसका राइट आंसर है सी जिले इलाही। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या फिर डी अलाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर है सी बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ए बलबन। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जैसे भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार के प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो इसका राइट आंसर है बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ए बलबन, बी
कैकुवात, सी जलालुद्दीन खिलजी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बलबन। अब पढ़ेंगे हम खिलजी वंश। खिलजी वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहे हैं? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ए बलबन, सी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु उस अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां या फिर डी उलूग खां। तो इसका राइट आंसर है ए जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है ए महाराणा प्रताप, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह या फिर डी राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर है डी राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। आर है, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इसका राइट आंसर है सी ए, जो क्या है करेक्ट है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर या फिर डी राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है डी रणथंबोर, हमीरदेव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह, देवगिरी, राजा राय रामचंद्र, गुजरात, कर्णदेव। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया? ये जो मानचित्र दे रखा है, निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया? ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बी हर्षवर्धन ने, सी राजेंद्र चोल ने या फिर डी मलिक गाफूर ने।
इसका राइट आंसर है डी, मलिक काफूर। मानचित्र में निर्दिष्ट का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन में 50% तक कर दिया था? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर है बी और सी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज 50% कर दिया वह था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1.2 भाग, 1/2वां भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। फर्स्ट है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सेकंड है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। थर्ड है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों ने सरकारी भूमि की पैदाइश करके किसानों ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। आर है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक या फिर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी जलालुद्दीन
खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने ए कृषि को उन्नत किया, बी सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, सी बहुत सफलता प्राप्त की या फिर डी शासन को जनमानस से दूर किया। इसका राइट आंसर है, इसकी व्याख्या देखेंगे प्रश्न की। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। अलाउद्दीन इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकारी दिए, जिससे नियमों को बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी क्या हो गई, बंद हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे घरी कर, जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए ब्यास, बी रावी, सी सिंधु या फिर डी सतलज। तो इसका राइट आंसर है बी रावी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए देवगिरी शंकरदेव, बी वारंगल रामचंद्र देव, सी होयसल वीर बल्लाल या फिर डी मदुरा वीर पांड्या। तो इसका राइट आंसर है बी वारंगल रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मुबारक खिलजी ने या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर है सी मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इनाम खिलाफत उल-लह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक गाफूर, सी जफर खां या फिर डी उबैद खां। इसका राइट आंसर है ए गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दिवालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश या फिर डी लोदी वंश। तो इसका राइट आंसर है ए तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बलबन को,
बी इल्तुतमिश को, सी गयासुद्दीन तुगलक को, या फिर डी रजिया बेगम को। तो इसका राइट आंसर है सी गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसके मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बंटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी दास वंश, या फिर डी तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर है डी तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासक सबसे दीर्घकालिक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर, या फिर डी अलाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। ए दौलताबाद, बी कालिंजर, सी कन्नौज, या फिर डी लाहौर। इसका राइट आंसर है ए दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ए सुल्तान फिरोज तुगलक ने, बी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सी सुल्तान मुबारक ने, या फिर डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर है डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ए अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहलोल लोदी ने, या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर है डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए तथा और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैं कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए था जाना जाता है, जिसमें काफ़ी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालिक जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण असफल रही। अगला क्वेश्चन है कथन ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कथन आर है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इसका राइट आंसर है सी। ए सही है और आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था, द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ए फारस, बी मोरक्को, सी मिस्र या फिर डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है बी मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कथन आर है कारण आर है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी अकबर या फिर डी महमूद गजनी। तो इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? ए बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह या फिर डी जियासुद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसने किताबुल रेहान उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है ए पाटलिपुत्र में, बी जहांगीर में, सी मुंगेर में या फिर डी नालंदा में। इसका राइट आंसर है डी नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाहचक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाहचक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी या फिर डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था।
जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा है राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी शेरशाह? तो इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। ताकि पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर ताकी को समाप्त करने के लिए सिंध को रवाना हुआ और मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेरशाह सूरी? इसका राइट आंसर है सी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार से कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उससे बेकारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर डी फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर है डी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। ए इल्तुतमिश, बी फिरोज तुगलक, सी गियासुद्दीन शाह या फिर डी बहलोल लोदी? तो इसका राइट आंसर है बी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज तुगलक? तो इसका राइट आंसर है डी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिच विभाग स्थापित किया। बी बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसका राइट आंसर है डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। मंगोलों के मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज इमादुल मुल्क को बनाया था जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर है डी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या फिर डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर है बी फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल भी की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया कर स्वयं देने का निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी या फिर डी शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर है बी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने की भी उपाय किए थे। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गौरी या फिर डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया था। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब अंबाला जिले में है, इसे दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य के से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश या फिर डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है बी फिरोज तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे कि उसने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद करवाया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी अकबर या फिर डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है बी फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला
पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक दानशाला, बी खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय या फिर डी तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। इसका राइट आंसर है बी एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए फिरोज शाह, बी गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, सी नासिरुद्दीन मोहम्मद, डी नुसरत शाह। इसका राइट आंसर है सी नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी बहलोल लोदी के, सी फिरोज तुगलक के या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका राइट आंसर है, इसकी व्याख्या देखेंगे, भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उसमें से एक था काफिरों के युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। तैमूर ने 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए 1210 ईस्वी में, बी 1398 ईस्वी में, सी 1492 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है बी 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश या फिर डी खिलजी वंश। इसका राइट आंसर है बी सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।